हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो की टॉपिक है सिग्मा और पाई आवर्त। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये कैसे बनते हैं और फिर उसके बाद एक एक को डिटेल में समझेंगे। परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन के आधार पर सहसंयोजक आबंध दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको संयोजकता आबंध सिद्धांत पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करते हैं तो अतिव्यापन के फलस्वरूप परमाणुओं में सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। अब परमाणुओं के मध्य अतिव्यापन दो प्रकार के होंगे और उन दो प्रकार के अतिव्यापन से सहसंयोजक आबंध भी दो प्रकार के बनेंगे, जिसमें से एक को हम कहेंगे सिग्मा आबंध और दूसरे को कहेंगे पाई आबंध। तो दोस्तों, यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सिग्मा और पाई आबंध दो प्रकार के सहसंयोजक आबंध हैं और ये दो प्रकार के सहसंयोजक आबंध दो भिन्न प्रकार के अतिव्यापन के फलस्वरूप बनते हैं। तो चलिए एक एक को लेकर डिस्कस करते हैं। तो पहले हेडिंग लगाते हैं सिग्मा आबंध, सिग्मा बॉन्ड। आप दोस्तों यहाँ पर एक सिंबल देख रहे हैं, यह सिंबल सिग्मा कहलाता है। तो सिग्मा लिखने के स्थान पे हम ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। दो अर्धपूरित परमाणु ऑर्बिटलों के मध्य सिरेवार अतिव्यापन या अक्षीय अतिव्यापन या अंतरानाभिकी अक्ष पर अतिव्यापन से बनने वाले सहसंयोजक आबंध को सिग्मा आबंध कहते हैं। बात को थोड़ा और समझते हैं इमेज के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने दो ऑर्बिटल दिखाए हैं आपको और आकृति देखकर आप समझ सकते हैं कि दोनों ही पी ऑर्बिटल हैं। और आप देख रहे हैं दोनों पी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, यानी कि ये पी ऑर्बिटल अर्धभरित अवस्था में है। यहाँ पर ऑर्बिटलों के केंद्र में मैंने आपको रेड डॉट दिखाया है, यह ऑर्बिटल का केंद्र बिंदु है और यही स्थित परमाणु नाभिक की होती है। अब यदि इन दोनों ऑर्बिटलों के नाभिकों से होती हुई एक सीधी रेखा खींचे तो इस रेखा को हम एक नाम दे सकते हैं, इसे कहते हैं अंतरानाभिकीय अक्ष या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब मान लीजिए कि ये दोनों ही परमाणु ऑर्बिटल इसी दिक विन्यास पर एक दूसरे के समीप आकर अतिव्यापन करते हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अतिव्यापन जो है, देखिए ये अतिव्यापन वाला भाग अंतरानाभिकीय अक्ष पर पड़ रहा है, तो इसको अतिव्यापन को हम कहेंगे अंतरानाभिकीय अक्ष पर होने वाला अतिव्यापन या इसको अक्षीय अतिव्यापन भी कहेंगे। और साथ ही आप समझ सकते हैं यहाँ पर दो परमाणु ऑर्बिटलों के सिरे एक दूसरे के साथ अतिव्यापन कर रहे हैं, तो इसको सिरेवार अतिव्यापन भी कह सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार का अतिव्यापन होगा जिसमें अतिव्यापन अंतरानाभिकीय अक्ष पर दिखेगा, इस प्रकार के अतिव्यापन से जो सहसंयोजक आबंध बनेगा उसे हम सिग्मा आबंध कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे अतिव्यापन के बाद ये युग्मित हो गए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का निर्माण हुआ है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही हैं। सिग्मा आबंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये दो इलेक्ट्रॉन थे जो अतिव्यापन के बाद युग्मित हुए हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा आबंध का निर्माण कर रहे हैं या सिग्मा आबंध के निर्माण में भाग ले रहे हैं, तो इनको हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहेंगे। सिग्मा आबंध में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अंतरानाभिकीय अक्ष पर अधिकतम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा आबंध बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही सिग्मा इलेक्ट्रॉन अंतरानाभिकीय अक्ष पर उपस्थित है, यानी कि हम कह सकते हैं अंतरानाभिकीय अक्ष पर सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिकतम होता है। यहाँ पर मैंने आपको पी और पी ऑर्बिटल के मध्य अतिव्यापन दिखाया है जिससे सिग्मा आबंध बना है। ऐसा अतिव्यापन दो एस ऑर्बिटल भी कर सकते हैं और सिग्मा आबंध का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अंतरानाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन हुआ है। इसी प्रकार का अतिव्यापन एस और पी ऑर्बिटलों के मध्य हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा आबंध दो पी ऑर्बिटल आपस में बना सकते हैं अतिव्यापन करके, दो एस ऑर्बिटलों के मध्य अतिव्यापन से बन सकता है, या फिर एक एस और एक पी ऑर्बिटल के मध्य अतिव्यापन से भी सिग्मा आबंध बन सकता है। वैसे दोस्तों, सिग्मा आबंध बनने की कुछ और भी स्थितियाँ हैं।
जिसको आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। यहाँ पर क्लास 11th में आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो चलिए बात करते हैं पाई आवंत को लेकर। तो पाई का सिंबल तो आप पहले से ही पहचानते हैं। इस प्रकार के सहसंयोजक आवंत अर्धपूरित परमाणु ऑर्बिटलों के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनते हैं। इसमें ऑर्बिटलों का अतिव्यापन अंतरानाभिकीय अक्ष से 90 अंश के कोण पर होता है। तो बात को मैं समझाऊंगा कुछ डायग्राम के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 p ऑर्बिटल दिखाए गए हैं। यहाँ पे दिक् विन्यास जो है, जो ओरिएंटेशन है, वो मैंने सिग्मा आवंत से अलग लिया है ताकि अलग प्रकार का अतिव्यापन हो पाए। और आप देख रहे हैं दोनों ही ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी दोनों ऑर्बिटल अर्धपूरित अवस्था में है। यदि ये दोनों परमाणु ऑर्बिटल इसी ओरिएंटेशन में कुछ इस प्रकार का अतिव्यापन कर ले तो यहाँ पर दोस्तों सिग्मा आवंत तो नहीं बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अंतरानाभिकीय अक्ष यहाँ पर है और अतिव्यापन वाला एरिया जो है अंतरानाभिकीय अक्ष पर नहीं पड़ा है, में सिग्मा आवंत नहीं बनेगा। इस प्रकार के अतिव्यापन से जो आवंत बनेगा उसको हम पाई आवंत कहते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पाई आवंत के निर्माण में अतिव्यापन अंतरानाभिकीय अक्ष पर नहीं होता है, बल्कि अंतरानाभिकीय अक्ष के ऊपर और नीचे होता है और अंतरानाभिकीय अक्ष के 90 अंश के कोण पर होता है। पाई आवंत के निर्माण में जो ऑर्बिटल भाग लेते हैं वे एक दूसरे के साइड से आकर ओवरलैपिंग करते हैं, तो इसलिए इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग कह सकते हैं। साइड के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा नाम हम यूज करते हैं पार्श्व। तो इस अतिव्यापन को हम पार्श्व अतिव्यापन भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के पार्श्व हिस्से से अतिव्यापित हो रहे हैं। पार्श्व मीन्स बगल या साइड का भाग होता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई हैं। पाई आवंत में सम्मिलित इलेक्ट्रॉनों को पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि इनसे पाई आवंत का निर्माण हो रहा है। पाई आवंत में अंतरानाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो 0 होता है। तो आप देख सकते हैं यह अंतरानाभिकीय अक्ष है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म तो पड़े नहीं है बल्कि ऊपर पड़ा हुआ है। तो अंतरानाभिकीय अक्ष पर आप देख रहे हैं बिल्कुल परमाणु ऑर्बिटल भी नहीं सटे हुए हैं, यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल का हिस्सा नहीं आ रहा है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में है और यहाँ पे अंतरानाभिकीय अक्ष का यह भाग ऑर्बिटल से बाहर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व 0 होगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखें तो अंतरानाभिकीय अक्ष के ऊपर वाले हिस्से में, अतिव्यापन वाले हिस्से में इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं और नीचे के अतिव्यापन वाले भाग में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए गए हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है और नीचे इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम है, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पर मिलने की जितनी प्रायिकता है उतनी ही प्रायिकता नीचे मिलने की है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अक्ष के तल के दोनों तरफ यानी ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व समान होता है। तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व समान होता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप अंतरानाभिकीय अक्ष के तल के ऊपर और नीचे प्लेट नुमा आवेशित अब्र बनते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर चार्ज क्लाउड। पहले फिगर से मैं समझाता हूँ, उसके बाद आपको और डिटेल में समझाऊंगा। तो देखिए यह अंतरानाभिकीय अक्ष है और ये परमाणु के नाभिक की स्थितियाँ हैं और इनके पास पहले ऑर्बिटल ऐसे खड़े थे जैसा कि पिछले मैंने फिगर में आपको दिखाया था। अब देखिए इसके इस परमाणु के जो ऑर्बिटल हैं, इस परमाणु के ऑर्बिटल हैं एक दूसरे के साइड से आके जब अतिव्यापन करते हैं तो अतिव्यापन के बाद कुछ ऐसी संरचनाएं बनती हैं, प्लेट के समान संरचनाएं बनती हैं और इन्हीं संरचनाओं में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक घूमते हुए मिलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता पूरे प्लेट के समान जो भाग है इसमें। तो इसलिए इन संरचनाओं को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड या चार्ज क्लाउड कहते हैं। उम्मीद है बात आपको समझ में आई है। थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको एक वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 परमाणु ऑर्बिटल जो कि आपको ब्लैकिश कलर से दिखाए गए हैं वो खड़े हैं। अब देखिए किस प्रकार से ये अतिव्यापन करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का निर्माण करते हैं। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार समीप आए और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का निर्माण हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का निर्माण कैसे हो जाता है। एस अतिव्यापन के फलस्वरूप सदैव सिग्मा आवंत ही बनता है। तो इस बात को मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं।
तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई और जेड अक्ष को मैंने दिखाया है। अब मान लीजिए कि हम ऐसी स्थिति लेते हैं जिसमें दो एस ऑर्बिटल एक दूसरे के पास समीप आते हैं एक्स ऑर्बिटल से होकर। तो मान लीजिए कि एक एस ऑर्बिटल यहाँ पर था और दूसरा एक्स अक्ष से होते हुए इसके पास आया। कुछ इस प्रकार का अतिव्यापन हुआ। आप समझ सकते हैं कि अतिव्यापन अंतरानाभिकीय अक्ष पर हुआ तो सिग्मा अवंत बना। अच्छा, मान लो कि एक एस ऑर्बिटल यहाँ पर था और दूसरा वाई अक्ष से होता हुआ आया, तो इस प्रकार का अतिव्यापन हो गया। और इस बार भी अतिव्यापन अंतरानाभिकीय अक्ष पर हो गया, क्योंकि अंतरानाभिकीय अक्ष हमने ऐसे खींच लिया, और इस बार भी सिग्मा बॉन्ड बना। अब मान लो कि एक एस ऑर्बिटल जो यहाँ केंद्र पर है और दूसरा एस ऑर्बिटल इस जेड अक्ष से होकर उसके पास आए और अतिव्यापन करे, तो कुछ इस प्रकार का अतिव्यापन हुआ। फिर अतिव्यापन अंतरानाभिकीय अक्ष पर पड़ा, तो यहाँ पर भी सिग्मा अवंत बना। तो यानी कि हम देखें कि एक एस ऑर्बिटल के सापेक्ष दूसरा एस ऑर्बिटल किसी भी अक्ष से होकर आ रहा है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है। यानी आपको ध्यान रखना है कि दो एस ऑर्बिटलों के मध्य जब भी अतिव्यापन होगा तो हमेशा सिग्मा अवंत ही बनेगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। अब बात करेंगे कि जब एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करे तो क्या होगा। तो यहाँ पर भी सिग्मा अवंत ही बनेगा। तो दोस्तों मान लो कि एक पी ऑर्बिटल हमने लिया, पी एक्स ऑर्बिटल को लेते हैं। आप जानते हैं पी ऑर्बिटल तीन प्रकार के होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो किसी एक को लेकर आप समझ सकते हैं। तो हमने पी एक्स को लिया है और मान लेंगे कि एस ऑर्बिटल इसके पास आ रहा है एक्स अक्ष से, तो कुछ इस प्रकार का अतिव्यापन होगा। देखिए ये हो गया पी एक्स ऑर्बिटल और इसी एक्स एक्सिस से होता हुआ एस ऑर्बिटल आया, अतिव्यापन अंतरानाभिकीय अक्ष पर हो गया, तो क्या बना, सिग्मा अवंत। अगर मान लो पी एक्स को ही हम ले तो यहाँ पर पी एक्स तो एक्स एक्सिस पे लेटा हुआ मिलेगा, और जो एस ऑर्बिटल है वो मान लो वाई अक्ष से इसके पास आए, तो कुछ इस प्रकार का अतिव्यापन होगा। उम्मीद है बात आप समझ पा रहे होंगे। तो इस अतिव्यापन से आप देख रहे हैं कि कोई आवंत का निर्माण नहीं हो पाएगा, न तो सिग्मा आवंत न तो पाई आवंत। इस अतिव्यापन को शून्य अतिव्यापन कहते हैं, जिसको पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया है। अच्छा, अब मान लो कि पी एक्स ऑर्बिटल है जो कि एक्स एक्सिस पे फैला हुआ है, और जो एस ऑर्बिटल है वो जेड अक्ष से, जो मोबाइल स्क्रीन से ऊपर की तरफ निकला हुआ होगा, जिसको मैंने समझने के लिए बस ऐसे बनाया है। तो ऊपर से आकर अतिव्यापन करे तो फिर आपको इस प्रकार का ही अतिव्यापन देखने को मिलेगा और फिर से कोई आवंत नहीं बनेगा। यानी कि हमने देखा जब एक ही एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से अतिव्यापन करता है तो या तो सिग्मा आवंत बन सकता है या फिर कोई आवंत नहीं बनेगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं एसपी अतिव्यापन से हमेशा सिग्मा आवंत ही बनेगा। अब बात करें यदि दो पी ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करें तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर सिग्मा आवंत भी बनेगा और यहाँ पर पाई आवंत भी बन सकता है। तो फिर से हम क्या करते हैं, एक पी एक्स ऑर्बिटल को ले लेते हैं और दूसरे पी एक्स ऑर्बिटल को एक्स एक्सिस से इस प्रकार से इसके समीप लाते हैं, अतिव्यापन कराते हैं। तो इस प्रकार का अतिव्यापन हुआ, यानी कि अंतरानाभिकीय अक्ष पर अतिव्यापन हुआ, सिग्मा आवंत बना। फिर से हम क्या करते हैं, एक पी एक्स ऑर्बिटल को ले लेते हैं और दूसरे पी एक्स ऑर्बिटल को ऊपर की तरफ से इसके पास लाते हैं, यानी वाई अक्ष से इसके पास लाते हैं। तो इस अतिव्यापन से हमने देखा कि पाई आवंत का निर्माण हो गया, क्योंकि अतिव्यापन अंतरानाभिकीय अक्ष के 90 अंश के कोण पर हुआ है। अच्छा, आप मान लो कि एक पी एक्स ऑर्बिटल लेते हैं जो ऐसे फैला हुआ है एक्स अक्ष पे, और दूसरे पी एक्स ऑर्बिटल को वाई अक्ष पे रख के और उन दोनों को पास लाते हैं, जेड अक्ष पे रख के लाते हैं। तो जेड अक्ष के बारे में आप जानते हैं मोबाइल स्क्रीन के बाहर निकला हुआ है, तो जब मोबाइल स्क्रीन के ऊपर से लाएंगे तो भी इसी प्रकार का अतिव्यापन आपको देखने को मिलेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि पी अतिव्यापन जब होगा तो इससे सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और इससे पाई बॉन्ड भी बन सकता है। उम्मीद है बातें आपको क्लियर हो गई हैं। सिग्मा आवंत पाई आवंत की अपेक्षा प्रबल होता है, क्योंकि सिग्मा आवंत में अतिव्यापन पाई आवंत की अपेक्षा अधिक होता है। तो इस पॉइंट को अभी आपको ध्यान रखना है। अगली वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा जिसमें आपको ये पॉइंट समझाऊंगा। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पहले से ही इसको ध्यान में रखें, दिमाग में रखें। दो परमाणुओं के मध्य पहले सिग्मा आवंत बनता है और इसके बाद ही उनके मध्य पाई आवंत बनता है।
इसका कारण यह है कि सिग्मा आवंत अधिक प्रबल है। आप जानते हैं दोस्तों कि जो आवंत होते हैं वो एक प्रकार के आकर्षण होते हैं और आकर्षण के फलस्वरूप स्थायित्व में वृद्धि होती है। तो यदि दो परमाणुओं को चांस मिले आपस में बॉन्ड बनाने का, तो वो सिग्मा आवंत बनाना पसंद इसलिए करेंगे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में आकर्षण ज़्यादा होगा। सिग्मा आवंत ज़्यादा मजबूत है, इसका मतलब उसमें आकर्षण ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा आकर्षण होगा परमाणु को स्थायित्व उतना ही अधिक मिलेगा। तो इसलिए परमाणु की पहली प्राथमिकता होती है कि सिग्मा बॉन्ड बनाए। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। एकल आवंत, जिसको इंग्लिश में आप सिंगल बॉन्ड कहते हैं, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। द्विआवंत में एक सिग्मा आवंत और एक पाई आवंत होता है, और त्रिआवंत यानी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई आवंत होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि दो परमाणुओं के मध्य एक से अधिक सिग्मा आवंत नहीं बन सकते। तो आपको ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दो बॉन्ड पाई होता है, जिसको मैं अगली वीडियो में कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और भी क्लियर करूँगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके एग्जाम्पल के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी जिसको आप